सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। डेली करंट अफेयर शो के 7 जुलाई के सेशन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं। हम करंट अफेयर के सेशन में बात करते हैं, करंट अफेयर से बहुत कुछ ज़्यादा आपको चीज़ें बताते हैं ताकि आपको न सिर्फ करंट की चीज़ें याद रह सकें बल्कि उनके संबंध में जो भी और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सारी की सारी आप याद कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने वाले अंतिम राज्य का नाम क्या है। मतलब कौन सा अंतिम राज्य है जिसने कि GST को लागू कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये लागू कर दिया गया और उसके साथ पूरे देश में ये लागू कर दिया गया। देखिए, GST को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में जो विशेष अधिवेशन हुआ उसके बाद इसे लागू किया गया। 5 जुलाई को लागू किया गया। देखिए, कश्मीर की स्थिति अलग है बाकी अन्य राज्यों से, विशेष दर्जा प्राप्त है अनुच्छेद 370 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 370 एक ऐसा भारत के संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था है जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। कुछ जो संघ सूची के भी कुछ विषय हैं उनके पर भी सभी विषयों पर संघ कानून नहीं बना सकता, कुछ विषयों पर कानून बना सकता है। अवशिष्ट शक्तियां जो हैं साधारण राज्यों के अंदर केंद्र के पास होती है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जम्मू कश्मीर के प्राप्त है। कोई अगर वहाँ चेंज करना है, वहाँ की सीमा में चेंज करता है, नाम में चेंज करना है, तो वो बिना वहाँ की विधानसभा की सहमति के नहीं हो सकता। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ अन्य राज्यों से विशेष अधिकार प्राप्त हैं जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत। और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है, ये संविधान के तहत में लिखा हुआ है, अस्थायी है, ये पूरी तरह से स्थायी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, GST लागू करने के लिए अंतिम राज्य बन गया, उसके साथ पूरे देश के अंदर है GST लागू हो गया है। तो और GST जो है 112वां संविधान संशोधन है, 112वें संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया है भारत के संविधान में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। पीयूष गोयल ने बिजली की खरीदी के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के चयन हेतु राज्यों को ई-बिडिंग सॉल्यूशन मुहैया कराने के लिए ई-बिडिंग पोर्टल के किस ऐप को भी लॉन्च किया। बिडिंग पोर्टल एक लॉन्च किया जिसके तहत क्या हो सकता है कि जो विद्युत उत्पादक हैं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक, वो राज्यों को बिजली मुहैया कराते हैं और उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया मेरिट ऐप जो है एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसके तहत जो है ईजी हो जाएगा चीज़ों को, इधर से चीज़ों का जो बिडिंग करना यानी कि बोली लगाना वगैरह का काम जो होगा वो ईजी थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो फोर्स बना है, रिजर्व फोर्स, उसके नए DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, NDRF की बात करें तो संजय कुमार जो है उनको इसका नया DG बनाया गया है। संजय कुमार की बात करें तो वर्तमान में ये जो है हिमाचल प्रदेश के DGP हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में क्या है, DGP हैं। और अब ये स्थान लेंगे RK पचनंदा का। RK पचनंदा वर्तमान में NDRF के DG थे, लेकिन अब RK पचनंदा को क्या बना दिया गया है, ITBP का DG यानी कि ITBP का चीफ बना दिया गया है। उसके बाद जो है NDRF के चीफ अब बनेंगे संजय कुमार। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले उत्पादों पर 5% CGST, ध्यान दीजिएगा, GST के 3 रूप हैं। SGST जो राज्य केंद्र सरकार वसूलती है, दूसरा है CGST जो कि राज्य सरकार वसूलती है, और एक IGST। चलिए, इसमें से जो CGST किस कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं होने वाले उत्पादों पर नहीं लगने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेडमार्क कानून के तहत पंजीकृत है उस पर ये नहीं लगेगा। मतलब ऐसे उत्पाद जिनकी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं है, जो कंपनियां होती हैं जो अपना ट्रेडमार्क उनको रजिस्टर्ड करवाना होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सी कंपनियों को आपने देखा होगा, उनका लोगो होता है, ऊपर R लिखा होता है बहुत छोटा सा, और R को इस तरह से गोले में लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, ये ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ये निशान होता है और रजिस्ट्रेशन का निशान होता है। तो इसी तरह से जो
ट्रेडमार्क कानून के तहत जिनने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनका ट्रेडमार्क है, वो कंपनियों को इसमें चुकाना पड़ेगा। उन कंपनियों को चुकाने की ज़रूरत नहीं है, पंजीकरण उनको जीएसटी चुकाने की ज़रूरत नहीं जो ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अंदर जो शामिल होने वाले बात करें चीज़ें हैं वो हैं जैसे पनीर है, ठीक है, आटा है, गेहूं है, यानी कि लोकल में जो छोटे छोटे लोग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आटा गेहूं उत्पादन करते हैं और वो बेचते हैं, प्राकृतिक शहद है, दलहन है, दाल वगैरह है, तो उनको उन्होंने जिन्होंने कंपनी के रूप में रजिस्टर नहीं करवाया है, पंजीकरण नहीं करवाया, तो उनके लिए 0% पे ये उपलब्ध होगा, उसको 0% में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। किस देश को फाइनल में हराकर भारत ने किर्गिस्तान में खेली गई एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब को जीत लिया? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो पाकिस्तान ही वो देश है जिसको भारत ने अभी वर्तमान में इसमें हराया है। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पंकज आडवाणी ने हराया और उनके साथ उनकी जो टीम के मेंबर थे लक्ष्मण रावत, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण रावत प्लस पंकज आडवाणी, इन लोगों ने इनको हराया। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी हैं उनको हराया और उसके बाद ये जो किर्गिस्तान में आयोजित की जाने वाली चैंपियनशिप है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, इसको जीत लिया। देखिए अभी देखिए पाकिस्तान इस समय सिर्फ क्रिकेट में भी पुरुषों की क्रिकेट में जो है भारत हारा है उनके साथ, बाकी किसी में फाइनल हारा है, बाकी किसी में हॉकी में हमने उन्हें हरा दिया है, वुमेंस क्रिकेट में हराया, अब ये जो है एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में हरा दिया, तो अपन उनको अच्छी तरह से हराते आ रहे हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें। AIIB ने किस राज्य में सड़कों के निर्माण हेतु 329 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ध्यान दीजिएगा, अभी पिछले बार भी हमने ये पढ़ा था कि एक और कंपनी ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी राजस्थान के लिए 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी थी, लेकिन ये AIIB है। AIIB की फुल फॉर्म की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका जो मुख्यालय है बीजिंग में है। और इसने गुजरात राज्य के लिए हाईवेज के निर्माण के लिए, यानी सड़कों के निर्माण के लिए 329 अमेरिकन डॉलर की सहायता राशि देने की इसने बात कही है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें AIIB की तो इसके जो कुल संस्थापक सदस्य हैं 57 इसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है, और भारत का इसमें जो शेयर है वो है 7.5%। 7.5% के साथ दूसरे नंबर पर, दूसरा सबसे बड़ा शेयर रखता है, सबसे पहले नंबर पे चाइना है। चाइना का शेयर इसमें जो है 26.06% है। ध्यान दीजिएगा, इसमें US और जापान जो है इसके सदस्य नहीं है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। और ब्रिक्स का जो बैंक है वो अलग है, ये बैंक अलग है। और 16 जनवरी 2016 की इसकी शुरुआत की गई, 16 जनवरी 2016 को इसको शुरुआत की गई। यहाँ आप इसको देख सकते हैं बीजिंग चाइना के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत आसियान संबंधों पर किस संवाद का 9वां संस्करण 4-5 जुलाई 2017 को संपन्न हुआ? तो 4-5 जुलाई 2017 को जो 9वां संस्करण संपन्न हुआ, ये भारत आसियान संबंधों यानी भारत आसियान शिखर वार्ता का दिल्ली संवाद था। दिल्ली में ये आयोजित किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भाग लिया और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आसियान की बात करें, आसियान एक इंपॉर्टेंट संगठन है। आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई के जितने भी राष्ट्र हैं उसमें ये शामिल है। 10 इसके अंदर राष्ट्र शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और ये डेट आपको याद रखना है। इसमें अगर देशों की हम बात करें, इसके अंदर इंडोनेशिया शामिल है और इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है वहाँ पर आसियान का मुख्यालय। उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं। तो 10 संगठनों से मिलकर ये आसियान बना हुआ है। इंपॉर्टेंट संगठन है। भारत का बहुत बड़ा व्यापार इन संगठनों के साथ, यानी आसियान संगठन के देशों के साथ होता है। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश ने अपने ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम में भारतीय नागरिकों को शामिल किया? तो देखिए भारत का जो रुतबा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, भारत की विश्वसनीयता विश्व के अंदर बढ़ रही है। और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जो है अमेरिका का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या किया जाता है, अमेरिका में उन कुछ चुनिंदा देश, लगभग भारत सहित 11 देश है, जिनके लोगों को बिना किसी पूछताछ के लाइन में, पूछताछ से मतलब बिना लाइन में लगे हुए वहाँ पर उनको, वहाँ एयरपोर्ट से उन पर एंट्री अब इसमें मिल जाया करेगी। तो ये इसमें शामिल किया गया है। भारत में उन देशों की सूची में भारत को शामिल कर लिया गया है। हालांकि ये लिमिटेड है, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा प्रत्येक व्यक्ति को जो इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहता है, और उसकी पूरी जाँचबीन खोजबीन की जाएगी, इंटरव्यू करेगा अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके बाद ही इसमें
इसमें उन लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, इसमें जो पहले से देश शामिल है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो अमेरिका के नागरिक हैं वो इसमें शामिल हैं। अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, मैक्सिको, नीदरलैंड, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और कनाडा के कुछ लिमिटेड लोग इसके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा भारत को भी अब इसमें शामिल कर लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2017 की शुरुआत हुई? ध्यान दीजिएगा, ये मैत्री आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जा सकता है किस देश के साथ जो हमारा मैत्री सैन्य अभ्यास होता है, तो ये होता है थाईलैंड के साथ। और ये जो शुरुआत की गई हिमाचल में इसकी शुरुआत की गई। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अंदर जो जगह का नाम है वो चंबा के पास एक जगह है, बंकलोह क्षेत्र का छावनी क्षेत्र है। बंकलोह उस जगह का नाम है, चंबा जिले के अंदर आता है और बंकलोह क्षेत्र के अंदर ये यहाँ पर शुरू की गई है थाईलैंड के साथ हमारा 14 दिन का अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT द्वारा लोगों में पुस्तकों की पहुंच बढ़ाने हेतु आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो नया कार्यक्रम इसमें शुरुआत किया गया है और जिसका नाम है हर हाथ एक किताब। इसमें होगा क्या, लोग इसके अंदर स्नैपडील जो है, स्नैपडील जो कि ऑनलाइन सामान बेचती है, उसको इसके अंदर सहयोगी बनाया गया है। तो लोग डोनेट कर सकेंगे, जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए किताब यहाँ डोनेट कर सकते हैं, पैसा डोनेट कर सकते हैं और उन किताबों को उन क्षेत्रों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पर कि बच्चों के पास किताबें नहीं उपलब्ध हैं, जिनको ईजिली किताबें नहीं मिल पाती। तो ये शुरू किया गया हर हाथ एक किताब का कार्यक्रम नेशनल बुक ट्रस्ट। NBT की बात करें, NBT जो नेशनल बुक ट्रस्ट है एक सरकार का संगठन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चलने वाला स्वायत्त शासी एक प्रकाशन संगठन है जो कि पुस्तकों का प्रकाशन करता है और 2 वर्ष दिल्ली के अंदर हर दूसरे वर्ष एक विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है और ये एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है। हर दूसरे वर्ष इसका आयोजन NBT द्वारा किया जाता है। NBT की स्थापना की बात करें तो 1957 में NBT की स्थापना की गई थी, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की हम बात करें, भारत इजराइल हाल ही में अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट है, मोदी जी अभी इजराइल की यात्रा से होकर आए हैं। 70 साल में पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जो कि जिन्होंने इजराइल की यात्रा की है। तो 7 अलग अलग क्षेत्रों पे हमने क्या किया है, वहाँ पर समझौते किए हैं जिनसे कि इजराइल का हमें समर्थन मिलेगा। इजराइल में जब मोदी जी गए तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया गया, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को वहाँ ट्रीट किया गया है और बहुत सम्मान इंडिया को वहाँ दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा इजराइल के बारे में देख लें और संभव हुआ तो हम भी इजराइल के जो मोदी जी की यात्रा है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आवश्यक लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो चाहिए तो हम इस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इजराइल की भी आपको जानकारी देंगे, इजराइल के इतिहास के बारे में बताएंगे और भारत के उसके संबंधों के बारे में बताएंगे आखिर। और ये भी हम चर्चा करेंगे आखिर 70 साल क्यों लग गए भारत के एक प्रधानमंत्री को इजराइल पहुँचने के लिए, क्या वो कारण रहे थे। तो इन सब चीज़ों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको ये वीडियो चाहिए हो तो। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत और चीन के मध्य मौजूद हालत में किस स्थान को लेकर विवाद चल रहा है? तो भारत चीन के बीच में डोंगलांग करके एक जगह है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। यदि डोंगलांग की हम बात करें तो डोंगलांग जो है एक भूटान का हिस्सा है जो भारत, सिक्किम और चाइना के पास पड़ता है। ये चाइना का क्षेत्र है, ये भारत का सिक्किम राज्य है और ये भूटान है। देखिए डोंगलांग जो है भूटान का एक हिस्सा है और भारत जो है भूटान का एक सहयोगी देश है। भारत बहुत अच्छे से सहयोग करता है भूटान को और बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इस क्षेत्र में सड़क बनाने की वहाँ कोशिश कर रहा था। भारत ने, चूंकि भारत भूटान की सहायता कर रहा है हर क्षेत्र के अंदर, तो भूटान की तरफ से भारत की सेना वहाँ पर लगी हुई है। अब चाइना ने भारत को धमकी दी है कि यदि आप वहाँ से नहीं हटे तो हम आपको वहाँ से खदेड़ देंगे। फिर जो ये हाल ही की धमकी वहाँ के चाइना के जो एक अखबार है, राष्ट्रीय अखबार, उसके द्वारा ये लेख पूरा इसके ऊपर छापा गया और उसने उस चीज़ को वहाँ पर बताया। उसके बाद हम बात करें आखिर ये जो सीमा विवाद है ये काफ़ी, भारत भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और भारत की तरफ से अरुण जेटली जी ने कहा है कि भाई भारत अब 1962 के भारत आप ना समझें, हम 1962 के भारत नहीं हैं, हम 2017 के भारत हैं और हम आपके कार्यवाही का जवाब देना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस चीज़ को लेकर पूरा के पूरा विवाद वहाँ पर चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, डेंजर फ्लोवर फॉर्म संबंध किस देश से? इंपॉर्टेंट है, अभी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल की यात्रा और वहाँ पर एक फॉर्म यानी एक कृषि फॉर्म की उन्होंने
फूलों का कृषि फॉर्म है उसका विजिट किया, और ये इजराइल के अंदर है। ये एक कंपनी है बेसिकली, डेंजियर फ्लावर फार्म। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक फूल है जो गुलदाउदी की एक किस्म है जिसका नाम है क्रायसैंथेमम, ध्यान दीजिएगा, क्रायसैंथेमम जो गुलदाउदी की एक किस्म है। और इसका नाम जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका नाम मोदी फूल रखने की घोषणा की है मोदी जी के सम्मान में। तो ये मोदी फूल रखने की घोषणा की है। प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा फूल है, किस किस्म का है, तो गुलदाउदी का है, फूल का नाम ये है, देश का नाम भी मैंने आपको बता दिया और ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की हमारी खबरें होती हैं यहीं समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए हम उत्साहित इससे होते हैं। साथ में यदि आपके कोई सुझाव हो तो आपके सुझाव भी जरूर हम बताएं, उन सुझावों को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।